Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is the Elysium Public School and College Lodhra. I am Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of English Grammar class second year. It's our lecture number 94. Dear students, हम स्टार्ट कर चुके हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का ग्रामेटिकली करेक्ट यूज कैसे करना है उसके बारे में हम रूल्स पढ़ रहे हैं। वर्ब के रूल्स हमने लास्ट लेक्चर में 5 रूल्स पढ़े थे कि वर्ब जो है वो करेक्ट कैसे कैसे यूज करना है। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए लेक्चर नंबर 94 में स्टार्ट करेंगे करेक्ट यूज ऑफ द वर्ब एंड रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 है डोंट यूज एज। प्रीवियस में हमने पढ़ा था कि इन के साथ एज लाजमी लगाना है आफ्टर द डिफाइन एज, मेंशन एज एटसेट्रा। अब कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके बाद आपने एज को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। यू डोंट हैव टू यूज। अगर आप एज इनके बाद लिखोगे तो ये रॉन्ग होगा। वो कौन से वर्ब है? नेम। साइंटिस्ट फाउंड अ न्यू स्पीशीज एंड नेम्ड इट एलिगेटर एटसेट्रा। एनीवन कॉल। ही कॉल्ड मी अ थीफ। उसने मुझे थीफ कहा। एज लगाने की जरूरत नहीं है। टर्म। All the symptoms of this disease are termed as malaria, etc. Think. He thought me a liar, etc. इनके बाद अगर आप as यूज करोगे तो वो wrong होगा। नेक्स्ट जो रूल नंबर 7 है वो यूज है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद आप इन्फिनेटिव यानी टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं करते हो बल्कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पार्टिसिपल यूज करते हो, ING फॉर्म ऑफ वर्ब। और बहुत ध्यान से ये याद रखेगा, इसमें बहुत मिस्टेक्स होती हैं। फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट जब वर्ब्स की फॉर्म्स यूज करना होता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तब भी यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव लगा देते हैं। और सेकेंड ईयर में जाके जब आपको 4 सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस चूज करना है कि विच वन इज द करेक्ट, तो आप वहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव को टिक लगाते हो। याद रखिए ये वो वर्ब्स हैं ये वो वर्ड्स हैं जिनके बाद आपने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं यूज करनी। सक्सीड इन। ही सक्सीड इन एस्केपिंग फ्रॉम द प्रिजनर। एस्केप नहीं एस्केपिंग है। प्रिवेंट फ्रॉम। दिस मेजर्स विल प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग इल। प्रोहिबिट फ्रॉम। अल्लाह प्रोहिबिटेड हिम फ्रॉम गोइंग अब्रॉड विद अ व्यू टू। खास तौर पे ये वाला फ्रेज ये इडियम है विद द व्यू टू। ही केम हियर विद द व्यू टू मीटिंग मी, टू सीइंग मी। ING वाली फॉर्म लगेगी, सिंपल फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी। लुक फॉरवर्ड टू। ये आपको शायद याद हो कि जब मैंने आपको फर्स्ट ईयर में लेटर पढ़ाया था कंग्रेचुलेटिंग योर फ्रेंड ऑन सक्सेस, तो आपने कहा था नाउ यू विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग एडमिशन। तो आपको लगता था कि लुकिंग फॉरवर्ड में भी ING आ गया, गेटिंग एडमिशन में भी ING आएगा, तो टू गेट एडमिशन आएगा। मैंने फिर आपको बताया था कि नहीं ये ऐसा इडियम है जिसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लाजमी यूज होनी है। लुक फॉरवर्ड टू। आई लुक फॉरवर्ड टू ओपनिंग ऑफ द स्कूल। इंसिस्ट ऑन। ही इंसिस्टेड मी ऑन गेटिंग द ट्रेन। एडिक्टेड टू। अली इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। परसिस्ट इन। ही परसिस्ट इन स्टडिंग। फाउंड ऑफ। आई एम फाउंड ऑफ रीडिंग। कैन नॉट हेल्प। ये तो बहुत दफा। द ओल्ड मैन कैन नॉट हेल्प क्लाइंबिंग। आई कांट हेल्प लाफिंग। आई कांट हेल्प डूइंग दिस एटसेट्रा। ये वो सारे वर्ड्स हैं जिनके बाद हर हाल में आपको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। अगर आप फर्स्ट फॉर्म लगाओगे टू के साथ इन्फिनेटिव के साथ लगाओगे या अगर आप किसी भी तरह से सेकंड या थर्ड फॉर्म लगाओगे तो वो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। यानी अगर आपको 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं उसमें से आपने एक करेक्ट सेंटेंस चूज करना है और उसमें ये वर्ड भी उस सेंटेंस में, तो इन वर्ड्स के बाद सिर्फ वही सेंटेंस करेक्ट होगा जिसमें पार्टिसिपल यानी ING वाली फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई होगी। नाउ एग्जाम्पल है ही सक्सीड इन पासिंग द एग्जाम। पास द एग्जाम नहीं है, पासिंग द एग्जाम। सक्सीड इन पासिंग द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आते हैं वर्ब है नो, जानना। ठीक है, नो को आप अगर सिंपल जान पहचान के यू नो मी, आई नो यू, जान पहचान के लिए इस्तेमाल करना है तो सिर्फ नो लिखोगे। अगर आप कुछ करना जानते हो, आपके पास कोई हुनर है, कोई इल्म है, कोई स्किल है, कोई काबिलियत है, तो नो के बाद आप लाजमी हाउ टू करोगे। आई नो टू टीच इंग्लिश गलत होगा, आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश। आई नो स्विमिंग गलत होगा, आई नो हाउ टू स्विम। आई नो टू स्टिच गलत होगा, आई नो हाउ टू स्टिच।
आई नो टू राइट गलत होगा, आई नो हाउ टू राइट। डेफिनेटली इस चीज़ को डिफरेंस नोट कीजिए। बच्चे इस हाउ टू को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। अगर आप किसी शख्स की सिर्फ जान पहचान के लिए नो करते हो, आई नो यू, ही नोज अली, ही नोज मी फॉर द लॉन्ग टाइम, तो ये सिर्फ जान और पहचान है। अगर आप कोई काम करना जानते हो, आपको कोई हुनर आता है, कोई तरीका आता है, कोई स्किल आता है, तो उसके साथ नो हाउ टू लगाओगे। नो आई नो हिम वेरी वेल, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, ये है जान पहचान के लिए एग्जाम्पल है। आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश, मैं जानती हूँ कि इंग्लिश कैसे पढ़ानी है। नेक्स्ट इज कंसिस्ट। वर्ड जो कंसिस्ट है ये ऐसा वर्ब है जो अमूमन मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टिव वॉइस सेंस में इस्तेमाल होता है। पैसिव वॉइस मीन कंसिस्टेड इन बहुत कम यूज होगा। कंसिस्ट्स ऑफ, हार्ड वर्क कंसिस्ट्स इन, सक्सेस कंसिस्ट इन हार्ड वर्क। कंसिस्ट इन, दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 100 पेजेस, ये किताब 100 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो कंसिस्ट जो है, कंसिस्ट वर्ड वो अमूमन एक्टिव वॉइस टेंस में यूज होगा, पैसिव वॉइस टेंस में यूज नहीं होता है। नेक्स्ट रूल नंबर 10 इज रिफ्यूज एंड डिनाई। दोनों का मतलब होता है इनकार करना। अगर कोई आम इनकार कर दे तो वो रिफ्यूज है, और अगर आपके कोई पूछने पे इनकार करे, आपको इल्ज़ाम लगता है या आपसे तस्दीक के लिए पूछा जाता है कि क्या आपने ऐसा काम किया, फिर आप इनकार करते हो, तो वो है डिनाई करना। सिंपली रिफ्यूज़ करना, हेल्प करना, क्या मेरी हेल्प करोगे, और आप रिफ्यूज़ कर देते कि नहीं, आई कांट हेल्प यू। अगर कोई आपसे पूछे क्या आपने ये काम किया है, तो आप उसको कहोगे नहीं मैंने नहीं किया, तो वो तस्दीक से इनकार हो जाएगा। ही रिफ्यूज टू हेल्प मी, उसने मेरी मदद से इनकार कर दिया। ही डिनाइड दैट ही हैड स्टोलन द पेन, उसने इनकार किया कि उसने पेन छुपाया है, चोरी किया है। पूछने से, उस पूछने पर उसने इनकार कर दिया कि उसने पेन नहीं छुपाया है। नेक्स्ट है स्विम एंड फ्लोट। बड़ा एक जनरल सा कंसेप्ट है बच्चों के दिल में कि लिविंग थिंग्स कैन स्विम एंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन फ्लोट। थोड़े बड़े हो गए, अब इसको थोड़ा सा और मॉडर्नाइज पॉलिश कर लीजिए। स्विम का मतलब है ताकत लगाकर, कुव्वत लगाकर तैरना। जैसे हम तैरते हैं तो हम अपने बाजुओं की ताकत से पानी में तैरते हैं। और फ्लोट का मतलब होता है बगैर ताकत सर्व किए, पानी के ऊपर कागज़ रख दो तो वो आराम से बहता चला जाएगा, बगैर ताकत लगाए तैरना या बहना। अब क्या हुआ कि हम लोग तो ताकत लगा के तैरते हैं, बहुत से जानवर भी हैं, इंसान भी हैं, ताकत लगा के स्विम ही करते हैं। लेकिन बर्ड्स जो है वो आपने देखा होगा, उनकी बोन्स बहुत लाइट होती हैं, फ्लफी से होते हैं, उनकी बोन्स के अंदर एयर बैग्स होते हैं, हल्की होती हैं, तो वो बड़ी आराम से यूँ टांगे लटका के सुकून से पानी के ऊपर बैठे हुए होते हैं, और वो जिधर को पानी जा रहा है बहते हुए। डक्स खासतौर पर बड़ी प्यारी लगती हैं पानी में तैरती हुई, कभी आपने देखा होगा। तो वो अपने हाथ पैर नहीं लगा रही होती, यानी वो ताकत नहीं लगाती। तो अब क्या हो गया, स्विम का मतलब है ताकत लगाकर तैरना। जो भी चीज़ कुव्वत सर्व कर रही है, अपने मस्कुलर पार या अपनी बोट की पार लगा रही है, बोट अपनी मोटर की पार लगा रही है, तो वो स्विम कर रही है, ताकत लगा के स्विम कर रही है। और अगर कोई चीज़ चाहे वो जानदार ही है और वो बड़े सुकून से परिंदों की तरह, डक्स की तरह पानी के ऊपर बैठे बैठा चल रहा है, तो वो फ्लोट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अ मैन इज स्विमिंग, एक शख्स तैर रहा है। अ डक इज फ्लोटिंग, डक अब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये फ्लोट क्यों कर रही है, क्योंकि बगैर ताकत लगाए ये पानी के साथ, बहाव के साथ बहती चली जा रही है। नेक्स्ट है टेक द टेस्ट एंड गिव द टेस्ट। बड़ी मजे की चीज़ है। टेक का मतलब होता है लेना, गिव का मतलब होता है देना। लेकिन टेक द टेस्ट जो फ्रेज पूरी इस्तेमाल होगी, या गिव द टेस्ट पूरी फ्रेज इस्तेमाल होगी, इसका मतलब लिटरल मीन से उलट हो जाएगा। टेक द टेस्ट, टेस्ट लेना। टेक का मतलब लेना है लिटरल मीन में, लेकिन इस फ्रेज का मतलब है टेस्ट देना। टेक द टेस्ट, टेस्ट देना। अब आप स्टूडेंट टेस्ट देते हो, हम टेक द टेस्ट नहीं करते। स्टूडेंट्स टेक द टेस्ट, स्टूडेंट टेस्ट देते हैं। टेक का मतलब लेना है, लेकिन यहाँ पे मतलब देना है। इसी तरह से टीचर गिव द टेस्ट, उस्ताद टेस्ट लेता है। यहाँ गिव है, लिटरल मीन तो ये है कि उस्ताद पकड़ के किसी स्टूडेंट को टेस्ट स्टूडेंट को देता है, लेकिन इसका फ्रेजल मीन ये है कि टीचर स्टूडेंट से टेस्ट लेता है। तो टेक द टेस्ट स्टूडेंट का टेस्ट देना, और गिव द टेस्ट है टीचर का टेस्ट लेना। स्टूडेंट इज टेकिंग अ टेस्ट, तालिब इल्म एक टेस्ट दे रहे हैं। आज टेस्ट ऑफ इंग्लिश है, स्टूडेंट्स आर टेकिंग द टेस्ट ऑफ इंग्लिश। और टीचर इज गिविंग अली अ टेस्ट,
टीचर इज गिविंग अ टेस्ट टू अली, टीचर अली को टेस्ट ले रहा है, टीचर अली का टेस्ट ले रहा है। तो टेक द टेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स, गिव द टेस्ट फॉर द टीचर्स। नेक्स्ट है हैंग और है। हैंग का मतलब होता है दीवार पे, खूंटी पे, दरवाजे पे किसी चीज़ का लटकाना, और हैंग का मतलब होता है किसी शख्स का फांसी पे लटकाया जाना। दोनों वर्ब्स हैं, दोनों का मतलब लटकाना है, लेकिन ये जो लटकाना है किसी खूंटी पे, किसी चीज़ पे, ये वो वर्ब है जिसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी इसकी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में स्पेलिंग की जरूरत है। ये है हंग। फर्स्ट में तो हैंग फांसी पे लटकाना, हैंग दीवार पे किसी चीज़ पे लटकाना, ठीक है, लेकिन अगर पास्ट टेंस में आप यूज़ करते हो तो आप किसी चीज़ को लटकाते हो हंग, और किसी शख्स को फांसी पे लटकाते हो तो हैंग्ड। ये एक जनरल सा जो आपने फॉर्मूला बनाया ना कि फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी लगा दे तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती है, और बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं भी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है, लेकिन हैंग के साथ खुदारा ऐसा ना कीजिएगा। अगर आपको किसी चीज़ को हैंग करने का लिखना है तो आप उसको सेकंड और थर्ड फॉर्म में हंग लिखोगे। ही हंग अ कोट, ही हंग अ पिक्चर ऑन द वॉल एटसेट्रा। और अगर किसी शख्स को फांसी पे लटकाया है तो उसके साथ आप ईडी लगाओगे, हैंग, सेकंड फॉर्म भी हैंग्ड है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी हैंग। यानी हैंग ऐसा वर्ब है जिसके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में मीनिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। फांसी पे भी हैंग लटकाया गया, हैंग है, और दीवार पे लटकाया गया भी हैंग है, लेकिन इसकी जब आपको पास्ट वर्जन यूज़ करना है तो किसी चीज़ को लटकाने के लिए आप हैंग्ड नहीं हंग करोगे, और हैंग्ड ईजी वाला जो है ना वो है फांसी पर लटकाना। यानी फांसी पर लटकाने के लिए अगर आप हंग यूज़ करोगे तो ये गलत होगा, हैंग किसी चीज़ को लटकाना, और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हंग और हंग है, और हैंग है फांसी पे लटकाना, इसकी सेकंड फॉर्म हैंग और थर्ड फॉर्म भी हैंग्ड है। फॉर एग्जाम्पल द फ्रेम वॉज हंग ऑन द वॉल, फ्रेम को दीवार पर लगाया गया था। द मर्डरर वॉज हैंग, कातिल को फांसी दी गई थी, फांसी पर लटकाया गया था। नेक्स्ट है ले एंड लाई। लाई झूठ बोलना, लाई लेटना, और ले है बुनियाद रखना, किसी चीज़ को रखना या मुर्गी का अंडे देना, LAY ले। फर्स्ट फॉर्म है ले, बुनियाद रखना, किसी चीज़ को कहीं पे रखना, मुर्गी का अंडे देना। इसकी सेकंड फॉर्म है लेड एंड लेड। कायज़म लेड द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, बुनियाद रखी। अब लाई है झूठ बोलना या लेटना, ही इज़ लाइंग ऑन द बेड, इसकी सेकंड फॉर्म ले है, और ये सेकंड फॉर्म इस फर्स्ट फॉर्म के साथ आप कंफ्यूज कर देते हो। लाई, ले एंड लेन। लेन का मतलब होता है लेटना या सहारा लेना। ही लेड द बुक ऑन द टेबल, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ हिज हाउस एटसेट्रा। उसने बुक को किताब पे रखा, या हैन लेड द एग्स, मुर्गी ने अंडे दिए। हैन लेड द एग्स, हैन लेड एन एग, मुर्गी ने एक अंडा दिया माजी में। अब दूसरे लाई पे आते हैं, लाई लेटना, दूसरा ले है, तीसरा है लेन। ही वॉज लेनिंग अगेंस्ट द चेयर, वो कुर्सी पर लेटा हुआ था, कुर्सी का सहारा लिए हुए था। लेन लेटना, सहारा लेना। ही वॉज लेइंग ऑन द बेड, वो बिस्तर पर लेटा हुआ था, सेकेंड फॉर्म। जी, कॉपुलस या कॉपुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब्स हैं जो अपने बाद में आने वाले कॉम्प्लीमेंट का ताल्लुक अपने सब्जेक्ट से जोड़ते हैं, तो इस तरह के वर्ब्स को कॉपुलस कहते हैं। और अमूमी रूल ये है कि वर्ब के बाद एडवर्ब लगता है, ठीक है, लेकिन कॉपुलस वर्ब्स यानी जो सेंस ऑर्गन से मुतालिक वर्ब्स हैं उनके बाद आपने एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव लगाना है। बहुत क्लियरली यूज रखिए, याद रखिएगा, नाउन के बाद एडजेक्टिव लगता है, वर्ब के बाद एडवर्ब लगता है, लेकिन यहाँ पे ये नाउन नहीं है, ये वर्ब है। इनके बाद एडवर्ब नहीं लगना, एडजेक्टिव लगना है। स्मेल, साउंड, लुक, सीम, बी, ग्रो, गेट, फील, टेस्ट, अपीयर, टर्न, मेक। अब फॉर एग्जाम्पल ही लुक्स एंगरली नहीं आएगा, LY वाला जो है वो फिर एडवर्ब होता है, आपने एडवर्ब नहीं लगाना, एडजेक्टिव लगाना है। ही लुक्स एंग्री, ही लुक एंग्री। द सूप स्मेल्स स्वीट, स्वीटली नहीं है, स्वीट। द म्यूजिक साउंड्स स्वीट, ठीक है। ही सीम्स टायर्ड, एडजेक्टिव लगेगा, एडवर्ब्स नहीं लगेंगे। और कौन से कॉपुलस वर्ब्स हैं उनकी लिस्ट दी गई है, इन कॉपुलस वर्ब्स को आपने याद रखना है।
कि इन वर्ब के बाद आपने एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव लगाना है। अगर ऐसी आ जाती है वांट वाली क्लॉ, तो वांट क्लॉ के बाद आपने इन्फिनिटिव यूज करना है, यानी टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है, कुछ और नहीं यूज करना। आई वॉन्ट यू, ये वॉन्ट क्लॉ है, इसके बाद आपने इन्फिनिटिव यूज करना है। नॉर्मा में हमने पढ़ा यू वॉन्ट अस टू बिलीव, यू वॉन्ट अस तुम चाहते हो टू बिलीव। डू यू वॉन्ट मी टू हेल्प यू, डू यू वॉन्ट टू गो देयर, डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश एटसेट्रा। तो वॉन्ट क्लॉ के बाद आपको इन्फिनिटिव लगाना है, यानी टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। दिस इज ऑल अबाउट द रूल्स ऑफ वर्ब. You have to note them on the folder and you have to learn them by heart. Your next test will include these rules as a question, as a short question or a long question. जब ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएंगे फिर हम सेंटेंसेस में इनकी पहचान करना भी सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पोर्टेंट टास्क ये है कि आप इन रूल्स को बाय हार्ट याद कर लीजिए। आई होप कि बहुत अच्छे से आप इसको याद करोगे, अपना ख्याल रखोगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगले पार्ट ऑफ स्पीच के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।